नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DFCCIL में जो आपकी ऑपरेशन BD की वैकेंसी हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव की आपकी वैकेंसी हैं, उसमें दोस्तों पिछले प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से लगभग इंडियन इकोनॉमिक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 12 से 13 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सबसे पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके आधार पर ही दोस्तों आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्न जो इंडियन इकोनॉमी से आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन इकोनॉमिक्स, और ये बेस्ट रहेगी आपकी उन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जिन्हें हिंदी में नोट्स नहीं मिल पाते, और ये सारी जो क्लासें हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो बस आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो पूरी इंडियन इकोनॉमी है पहले तो मैं आपको थ्योरी में कराऊंगा, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न वहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी के फादर कौन है, या इकोनॉमी का फादर कौन है, और इकोनॉमी होता क्या है, इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेपो बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, और जो इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया है 5 ईयर का वो क्या था, पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, नीति आयोग क्या है, बैंक रेपो रेट दर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट दर क्या होता है, और बेरोजगारी किस प्रकार की होती है इंडिया में, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अर्थव्यवस्था वास्तव में उत्पादन, वितरण एवं बचत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का क्या होता है, विवरण होता है। अगर इकोनॉमी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो एडम स्मिथ को दोस्तों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जो इकोनॉमिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमेशा 3 टाइप्स की होती है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि सबसे पहली जो होती है आपकी अर्थव्यवस्था वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरी होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद होती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं यहाँ पर। ये जो लक्षण दिए हैं इनसे आपका एक प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था, इस प्रकार के प्रश्न। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों ये कृषि पर आधारित, यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडिंग जो हमारी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है इसमें से भी एक ना एक प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आय की बात करें, यानी कि नेशनल इनकम की यहाँ पर बात करें, नेशनल इनकम क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, और सबसे पहले ये किसने निकाली गई थी, यहाँ पर इस थ्योरी से ये वाले प्रश्न बनते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि किसी राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को दोस्तों क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यानी कि नेशनल इनकम कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय जो आय है उसका आकलन सबसे पहले किसने किया था, यानी कि भारत में जो सबसे पहले जो आय का अनुमान है वो किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था दोस्तों, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने, जिनकी एक पुस्तक थी, उनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया था। और ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि जब ये उन्होंने गणना की थी तो उस समय जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी दोस्तों, तो 20 रुपये वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय
बताई गई थी। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो कौन करता है, तो CSO करता है। कौन करता है दोस्तों, CSO। CSO की फुल फॉर्म होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सेंटर स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था, वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दूसरा है कब किया था, 1868 में। तीसरा प्रश्न बन जाता है कि उनकी पुस्तक कौन सी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और चौथा प्रश्न आपका ये बन जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपये थी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वो कितनी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि वर्तमान में 2021 में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो CSO है इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है। ये 3 प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। उसके बाद है भारत में जो आर्थिक सुधार हुए हैं, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं दोस्तों। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। तो भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई है। पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। इसको LPG के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसके द्वारा व्यापार एवं उद्योगों को सरकारी नियंत्रण से आज़ादी मिली, निजी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ी तथा वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता दोस्तों बढ़ी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है दोस्तों कि भारत में जो आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी वो क्या था, उनका क्या रूल था और उनके बनने से भारत में क्या क्या जो आर्थिक सुधार हुए हैं दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आर्थिक नियोजन का जो अर्थ होता है राज्यों के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित समय हेतु आवश्यकताओं का जो पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, मतलब ये जो हमारा 5 ईयर यानी जो अब नीति आयोग करता है, यानी कि जो हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, तो हम क्या करते हैं जो हमारा आकलन होता है, जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है उसका जो लेखा जोखा वो पहले ही हम प्लान एक बनाते हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में नियोजन की जरूरत का पहला जो विवरण है 1934 में 1934 में प्रकाशित M विश्वेश्वरैया की पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया मिलता है। तत्पश्चात बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में अर्देशीर दलाल की अध्यक्षता में बम्बई योजना प्लान प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 1945 में श्रमिक नेता MN रॉय ने जन योजना प्यूपिल प्लान प्रस्तुत किया था तथा 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना सर्वोदय योजना के नाम से दोस्तों उसको प्रकाशित किया। उसके बाद योजना आयोग क्या होता है यानी कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो किस वर्ष बना था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को और केसी नियोगी, कौन सी समिति थी दोस्तों, केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया है। यह गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। इस आयोग का एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक एवं 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। वित्त, रक्षा एवं गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू एवं प्रत्यक्ष जो उपाध्यक्ष थे दोस्तों वो थे गुलजारी लाल नंदा। इस संस्था के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग यानी कि जो योजना आयोग बना था 1950 में तो उसको भंग कर के 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया। आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO जो हैं वर्तमान में दोस्तों वो अमिताभ कांत हैं। योजना आयोग की योजना प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, ये प्रश्न में आपकी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1950 में। और योजना आयोग का दोस्तों
राष्ट्रीय जो योजना आयोग उसका 50 में, और जो विकास परिषद है दोस्तों उसका 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी एवं हीराकुंड परियोजनाएं प्रथम योजना की देन है। ये प्रश्न भी कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो भाखड़ा नांगल दामोदर एवं हीराकुंड परियोजनाएं ये किसकी देन है। और आपको मैं बता दूं कि इनमें सबसे जो पहली और प्राचीन जो परियोजना है वो दामोदर घाटी है। कौन सी है? दामोदर घाटी। उसके बाद भाखड़ा नांगल, उसके बाद हीराकुंड परियोजनाएं दोस्तों इसमें बनाई गई। जो द्वितीय योजना में राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ एवं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव स्थापित किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो चितरंजन लोकोमोटिव स्थापित किए गए हैं ये कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद तृतीय योजना द्वारा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया था। लेकिन भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा 1965-66 की वजह से यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकी। तृतीय योजना में ही बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964, भारतीय खाद्य निगम 1965, FCI और कृषि कीमत आयोग APC की स्थापना हुई। तो FCI की स्थापना 1965 में हुई थी और डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1971 को योजना अवकाश। दोस्तों ये प्रश्न भी आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और अक्सर ये प्रश्न भी आपके इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है कि कौन से सन से कितने सन मतलब कितने टाइम तक जो इसको कौन से जो योजना है या कितने जो कौन सी पंचवर्षीय योजना को जो हॉलीडे कहा गया, प्लान हॉलीडे कहा जाता है। तो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 को, ठीक है, यानी कि 66 से लगा के 69 तक 3 साल इसको जो है हॉलीडे। वार्षिक योजनाओं में लीड बैंक योजना नरीमन समिति की सिफारिश पर तथा 1966-67 के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल तथ्य हैं पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद हम दोस्तों इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं आपके वो मैं आपको वहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। सबसे पहले दोस्तों किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए डिटेल में जाना ज़रूरी है और जो डिटेल के पॉइंट होते हैं दोस्तों अगर एक बार आप रीड कर लेंगे या वीडियो को एक बार देख लेंगे तो जो सारे प्रश्न हैं आप उस एकदम फटाफट से आप दोस्तों उनके आंसर देख पाएंगे। चौथी योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति। 1969 ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1974 में पोखरण 1974 मतलब जो पोखरण है नाभिक के परीक्षण जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, सूखा प्रमाण क्षेत्र कार्यक्रम। DPAP 1973-74 की शुरुआत। चौथी योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और जो प्लान हॉलीडे कहा जाता दोस्तों तृतीय योजना को कहा जाता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 1974। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। खाद के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 की शुरुआत हुई। जनता सरकार ने पांचवी योजना के 1977-78 में समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 में अनवरत योजना की शुरुआत की। छठी योजना की शुरुआत 2 बार हुई। पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 1983 जो केवल 2 वर्ष तक ही चल पाई और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 की अवधि हेतु। छठी योजना में गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन का उपयोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। ये प्रश्न भी आपका बहुत बनने के इम्पोर्टेंट चांस होते हैं कि जो कौन सी योजना है जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और कितनी की मतलब कैलोरी यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे।
छठी योजना में ही IRDP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास DWACRA 1983, ग्रामीण भूमिहार रोजगार गारंटी क्रम RLEGP 1983, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980, नाबार्ड 1982 और एग्जिम बैंक 1992 आदि की आपकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है और सेबी की स्थापना दोस्तों कब की गई थी। 7वीं योजना में आरंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम है स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986, कपाट की स्थापना, सेबी की स्थापना। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर ही रहा था कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेबी का जो मुख्यालय कहाँ पर है। 1988 जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी। इस समय में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना हुई और 1991 में भारत में आर्थिक जो सुधारों की दोस्तों गणना की गई। तो ये तो आर्थिक सुधार थे दोस्तों। उसके बाद भारत में 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार WTO का सदस्य बना। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि जो भारत है वो कब WTO का हिस्सा बना। तो भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO, यानी कि सबसे पहले WTO को गेट के नाम से दोस्तों जाना जाता था, और भारत जो है इसका 1995 में सदस्य बना। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का प्रतिपादन किया गया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 सूचकांक आते हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और तीसरा है आय सूचकांक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर ये सारे तथ्य आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार पुनः रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। आपके सारे जो प्रश्न हैं, आपके सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे और आपको किसी भी बुक को पढ़ने की दोस्तों आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे 12 के 12 प्रश्न अगर इकोनॉमिक्स से आते हैं तो दोस्तों मैं कम से कम आपको 250 प्रश्न, जी हाँ 250 ऑब्जेक्टिव मैं आपको ऐसे वाले कराने वाला हूँ कि आप भी कहेंगे कि सर मज़ा आ गया है। तो एक भी प्रश्न आपका DFCCIL में दोस्तों नहीं छूटेगा। वहीं पर बात करते हैं भारतीय कृषि की, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर का क्या, इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें क्या योगदान है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 58.2% कृषि में कार्यरत है। यानी जो भारत की टोटल जनसंख्या है उसका 58.2% कृषि में कार्यरत है। भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है दोस्तों वो किसको दिया जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल उत्पादन में हुआ था और पश्चिम बंगाल दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर है। पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है दोस्तों। और ये प्रश्न भी आपका कई बार परीक्षाओं में बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है कि पूर्ण रूप से जैविक करने वाला जो भारत का पहला राज्य है सिक्किम है। चलिए अब फसल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में फसल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो मेजर क्रॉप्स क्या? तो सबसे पहले खरीफ की फसलों की मैं बात करूं तो ये जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं। मुख्य फसल क्या होती हैं? धान होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली। रबी की फसलें की बात करूं तो ये अक्टूबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में काटी जाती हैं। रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। जायद की फसलें यानी कि कुछ स्थानों पर मार्च से जून के बीच जायद की फसलें की जाती हैं, जैसे तरबूज, ठीक है, खरबूजा, ककड़ी, सूरजमुखी। उसके बाद हरित जो क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? तो हरित क्रांति शब्द के डॉक्टर विलियम गॉड की देन है। मतलब ये जो हरित क्रांति शब्द है ये किसने दिया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड की देन है। लेकिन
पूरे विश्व में हरित क्रांति का जो प्रणेता, नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग है। अगर पूरे विश्व की बात करी जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत की बात करी जाए तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का सूत्रधार माना जाता है। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य 1966-67 की नई कृषि नीति अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों, हाई यील्ड वैरायटी सीड एवं बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन की तीव्र वृद्धि को दोस्तों यहाँ पर बताया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा है, मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, तो वो सभी वीडियो को देखकर अपना रिवीजन दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों पहले इसको डिटेल में पढ़ाने का मकसद मेरा केवल इतना है, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, मेजर पॉइंट होते हैं दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपका बनता है। जैसे कि मैंने छठी योजना में आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का जो गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन क्या कहलाता है, होता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर बर्ज कुरियन है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों की गई थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। यहाँ पर दोस्तों कुछ क्रांतियाँ बताई गई हैं आपके क्वेश्चन पेपरों में दोस्तों, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो हरित क्रांति का संबंध दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति का फलों के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का झींगा उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। ब्राउन क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा विकास, अंडा एवं मुर्गी पालन से है। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति खाद्यान्न सब्जी एवं फसलों को सड़ने से बचाने हेतु। और ब्लैक क्रांति खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु। और खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग के लिए। दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि कृष्ण क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों बताइए कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? रजत रेशा क्रांति का कपास से। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट पटसन से। स्वर्ण क्रांति का दोस्तों बागवानी से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 में लागू की गई थी। और आप सभी जानते हैं कि जो योजना आयोग है वो भी दोस्तों 15 मार्च 1950 में ही बना था। चलिए इसका रिवीजन हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तु प्राप्त करना है। तत्पश्चात भारत सरकार ने 1 जून 1997 में से लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना लागू की। इस योजना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 1 जून 2002 से 35 किलोग्राम राशन प्रति मास प्रत्येक परिवार को दोस्तों दिया जाता है। उसके बाद उद्योग एवं औद्योगिक नीति की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, तो वर्ष 1854 में CN डेवर द्वारा मुंबई में स्थापित किए गए कारखाने द्वारा आधुनिक उद्योगों का शुभारंभ माना जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी बुल्टी के साथ हुआ था। टिस्को संयंत्र की स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। और भारत की जो प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र है वो JK नगर पश्चिम बंगाल में दोस्तों स्थापित की गई थी। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है बहुत सारी परीक्षाओं में। और देश की जो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 को दोस्तों की गई थी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने, जो स्टील प्लांट है, पब्लिक सेक्टर है दोस्तों, वो कहाँ पर है और किस देश की सहायता से दोस्तों ये बने थे? ये प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो राउरकेला, यानी कि ये राउरकेला कहाँ पर? उड़ीसा में है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था इसका। कब? 1959 में। उसके बाद भिलाई कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। और 1959 में ही इसका भी उत्पादन शुरू
हो गया है। उसके बाद दुर्गापुर पश्चिम बंगाल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है और वर्ष 1962 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। बोकारो झारखंड एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, यानी कि बोकारो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। वर्ष 1973 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ। उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2256 करोड़ रुपए की सरकारी लागत से रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। उसके बाद भद्रावती कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत दोस्तों इसको किया गया है। क्वेश्चन आपसे यही, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप सभी को पता हो, नहीं पता हो तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सारे जो हैं ये कैसे ट्रिक से आपको याद करने हैं। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है कि जैसे राउर केला कौन से देश की सहायता से बनाया गया है, ये प्रश्न आपको याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती होगी। तो अगर आप किसी के पास कोई ट्रिक है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसको ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर नवरत्न एवं महारत्न कंपनियों की बात करें तो नवरत्न क्या होता है और वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियों की संख्या है दोस्तों, ये भी कई बार प्रश्न क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां जो हैं 1000 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है। जो महारत्न कंपनियों को 5000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों के लिए यह स्वायत्ता प्राप्त है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2013 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल यानी कि BHEL एवं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की बात करें तो 16 है और महारत्न कंपनियों की बात करें तो दोस्तों 8 है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई 16 और महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई दोस्तों 8। अब कौन सी वो 16 नवरत्न कंपनियां हैं दोस्तों, उनको भी एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक के नवरत्न कंपनी है, 1954 में बनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL 1940 में बनी है दोस्तों। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 में बना है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 में बनी है। हेडक्वार्टर इसका उड़ीसा में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 हेडक्वार्टर मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड 1989 में, हेडक्वार्टर दिल्ली है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 1986 दिल्ली है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 दुलियाजन असम में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 1958 में बना है हैदराबाद में। और ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड 1969 में दिल्ली में है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1971 में और विशाखापट्टनम दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961 में बनाई गई है, मुंबई इसका कार्यालय है। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन 1956 में बनी है, चेन्नई इसका कार्यालय है। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड 1988 में है और दिल्ली में दोस्तों ये बनी गई है। उसके बाद इंजीनियर इंडिया लिमिटेड 1965 दिल्ली में और राष्ट्रीय बिल्डिंग निर्माण कॉरपोरेशन 1960 में। महारत्न कंपनियों की अगर दोस्तों हम बात करें कि कौन कौन सी हैं, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण 1973 में और मुख्यालय इसका दोस्तों दिल्ली है। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड 1956 में बनी है, ठीक है, और मुख्यालय देहरादून है। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1925 में दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 कोलकाता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दिल्ली। और उसके बाद बात कर लेते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 मुंबई। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1962 दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 मुंबई। वहीं पर विनिवेश की बात करें, यानी कि विनिवेश कैसे किया जाता है उसके बारे में भी दोस्तों हम यहाँ पर
डिस्कस करते हैं। देखिए वीडियो भले से लंबी है, लेकिन एक दो चार पांच वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जो इकोनॉमिक्स है मैं दोस्तों आपको ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद बहुत ही धमाकेदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और सारे प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में आए होंगे। आपका एक भी प्रश्न दोस्तों मैं छूटने नहीं दूंगा। बस वादा है आपसे है कि आपसे बस यही छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। भारतीय माफ़ कीजिएगा भारतीय मुद्रा बाजार की इंडियन मनी मार्केट, तो भारतीय जो मुद्रा बाजार का संगठित स्वरूप चक्रवर्ती समिति यानी कि 1985 में एवं बाघुल समिति 1987 की सिफारिशों के आधार पर हुआ। यह एक अल्पकालिक लेन देन का बाजार है जिसमें एक वर्ष में कम समय का लेन देन किया जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार के कई उप बाजार हैं, जैसे ट्रेजरी बिल क्या होता है दोस्तों, तो ट्रेजरी बिल द्वारा केंद्र सरकार अल्पकालिक ऋण प्राप्त करती है। वर्तमान में 91, 182, 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल प्रचलित है। वाणिज्य बिल की बात करें यानी कि कॉमर्शियल बिल की बात करें तो इस बिल का उपयोग वित्त संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, मर्चेंट बैंकों, सहकारी बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा दोस्तों किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि टीवी पर एक ऐड आता है कि म्यूचुअल फंड सही है। जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसका उपयोग बैंकों द्वारा अपनी तात्कालिक धन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये प्रश्न तो इंडियन जो मार्केट है ये आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद बैंकिंग की बात करें तो इंडिया में बैंकिंग की स्थापना कैसे हुई, तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 3 प्रेसिडेंटी बैंकों की स्थापना की गई थी। ये बैंक थे बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया था दोस्तों। उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या रख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों रखा गया है। भारतीयों द्वारा प्रबंधित प्रथम भारतीय बैंक था, उसका नाम था दोस्तों अवध कॉमर्शियल बैंक, जो 1881 में दोस्तों बनाया गया था। इसके बाद 1994 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दोस्तों हुई। बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 और बैंक ऑफ मैसूर 1913 में दोस्तों स्थापित किए गए हैं। उसके बाद 1913 से 17 के मध्य हुए बैंकिंग संकट के पश्चात बैंकिंग प्रणाली के नियम को कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। 1959 में स्टेट बैंक के साथ सहयोगी बैंकों का गठन दोस्तों किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो ये जो सारे हैं दोस्तों, वर्ष 2017 में शेष 5 सहायक बैंकों को भी एसबीआई में विलय कर दिया गया है। 19 जुलाई 1969 को, ये प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सी वो डेट थी, तो 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों किया गया था। ये कौन कौन सी बैंक थी, तो ये थी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को पुनः उन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी कुल जमाएं 200 करोड़ से अधिक थी। ये बैंक थे पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरा है न्यूज बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक और विजया बैंक। 1983 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल में विलय करने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या दोस्तों कितनी रह गई थी, 19। और वर्तमान में आप मुझे बताइए कि आप सभी जानते हैं कि बैंकों का द्वारा से जो विलय है वो किया गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि दोस्तों वर्तमान में कितनी बैंकें रह गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था।
सर असबोर्न स्मिथ 1935-37 इसके प्रथम गवर्नर थे। और जो प्रथम भारतीय गवर्नर एवं देश के स्वतंत्रता समय पर सर सी.डी. देशमुख दोस्तों 1943 से 1949 तक इसके गवर्नर थे। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो श्री शक्तिकांत दास दोस्तों इसके गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है तथा स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो जुलाई से जून दोस्तों होता है। तो ये सारे प्रश्न आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछे जा सकते हैं। अब इसमें बैंक जो रेट होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, कैश रिवर्स CRR क्या होता है और CLRR दोस्तों क्या होता है, ये सारी जो सूचनाएं हम जो आगे नेक्स्ट पॉइंट हैं जो तथ्य हैं दोस्तों आप देखते हैं बहुत सारा अच्छा कंटेंट है यहाँ पर आपके पढ़ने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, जिससे आपके प्रश्न दोस्तों DFCCL में अधिक पूछे जाते हैं। लोग पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है और इससे किसको फ़ायदा होता है, देनदार को या लेन देन को, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम कि गरीबी एवं पॉवर्टी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों मेरे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ बस ये है कि अगर वीडियो एक बार समझ में आए तो दूसरी बार इसको दोस्तों रीड कर लीजिए और जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने दोस्तों अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों हमें मोटिवेट कीजिए और जिससे कि मैं दोस्तों आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। और जो आपका DFCCL का एग्ज़ाम है दोस्तों वो आप निश्चित ही दोस्तों इसको क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।